हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी। एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम लोग आज सेमेस्टर 3 का टैक्सेशन स्टार्ट किया है। ये हमारा पहला क्लास है और यूट्यूब वाले जितने भी दोस्त जुड़े हैं उनके लिए डेमो क्लास भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से पूरा लास्ट तक देखना। बहुत कुछ मैंने नया नया चीज़ सिखाया है और ऐसे ही टैक्स का 2-4 डेमो कंटिन्यू आएगा, कॉस्ट का भी 2-4 डेमो कंटिन्यू आएगा, हर एक सब्जेक्ट का डेमो आते जाएगा। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा जिससे उनको भी डेमो मिले। अगर वो इंटरेस्टेड रहेंगे तो हमारे क्लासेस भी ले सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको रेगुलर बैच चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो सारे क्लासेस तो आएंगे नहीं, डेमो तो आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा, लेकिन अगर आपको रेगुलर बैच चाहिए तो दोस्तों आप हमारे नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7003655478। लेकिन आप जो टैक्स का स्टार्टिंग का 3 से 4 क्लास में कंटिन्यू अपलोड करूंगा डे बाय डे, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिकॉज सेम 3 में भी टैक्स है, सेम 4 में भी टैक्स है और इन फ्यूचर आप अगर CA करेंगे तो उधर भी आपको टैक्स पढ़ने को मिलेगा। तो आपके लिए तो काफ़ी बेस वाला चीज़ है। तो आप अच्छे से टैक्स पढ़िएगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ये जो डेमो वीडियो जितना भी मैं अपलोड करूंगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में डालिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस डेमो का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, हम लोग का मिनिमम जो चार्जेस है रेगुलर बैच का, अगर आप रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग के साथ हम लोग लाइव फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी फीस आपको दिख रही है 1299 1300 रुपये। जस्ट अफोर्डेबल प्राइस है। इसमें सारे सब्जेक्ट कवर है, फुल सेमेस्टर कवर है। वन टाइम आप पे कीजिए, आपको पूरा 6 महीने कवर है, सब कुछ इसके अंदर पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप सेंटर में, आज तो बहुत सारे बच्चे सेंटर में आके पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको सेंटर में आकर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है 1999 है, ओनली 2000 है। इसमें भी सारे सब्जेक्ट और सब कुछ इसमें कवर है। अगर आपको हार्ड कॉपी बुक चाहिए तो आपको 500 एक्स्ट्रा पे देना पड़ेगा, आपको बुक मिल जाएगा। अदरवाइज 1300 में और 1300 में और 2000 में हम आपको PDF बुक्स का प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब वीडियो को एंजॉय करो अच्छे से। ओके ओके, एक बार सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, पहला क्लास है, थोड़ा इज्जत सम्मान से क्लास चालू करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग ना टैक्स का जो सिलेबस है, जो डिटेल्ड सिलेबस, कल मैंने एक कॉस्ट का सिलेबस का डिटेल दिया था कि कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर बाद में पढ़ने। प्रॉब्लम क्या होता है, कॉस्ट में आपका टोटल 7 से 8 चैप्टर है, ऑलमोस्ट 9 चैप्टर है, छोटा चैप्टर मिला के 9 चैप्टर है। तो उसमें क्या है ना, बच्चे लोग ऐसे से चैप्टर पहले पिक कर लेते हैं जो इंटरनल में पूछते ही नहीं है। तो ज़्यादातर केस में जो मैंने 4 चैप्टर आपको कल पढ़ाए थे, कल वाला वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। वो जो 4 चैप्टर वो पहले पढ़ लेना, क्योंकि चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों के लिए वो चारों चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो चैप्टर वाला वीडियो अच्छे से देख लेना, कल मैंने बोला था। ऐसे ही मैं टैक्स का एक स्ट्रेटजी बना दूंगा कि टैक्स में पहले क्या पढ़ना और बाद में क्या पढ़ना है, समझ गया ना। और जो मार्क्स वाइज भी ज़्यादा बेटर है। ओके, अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो सिलेबस का वीडियो मैं बना दूंगा। अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है, जैसे टैक्स है क्या, वाई देयर इज ए टैक्स, तो पहले थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद इस PDF में क्या लिखा वो समझेंगे, धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं सर, टैक्स है क्या, व्हाट इज टैक्स एंड वाई देयर इज ए टैक्स। टैक्स है क्या और टैक्स क्यों देना पड़ता है, ध्यान समझना। आज अगर अपने एक नॉर्मल लाइफ की बात करो तो गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे अभी आप आए हैं, कैसे आए, आपको मेट्रो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की है, बस के थ्रू और ये रोड के थ्रू या मेट्रो सर्विसेज के थ्रू या रेलवे के थ्रू, बहुत सारा सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना। प्लस आते वक्त अगर कुछ भी आपको तकलीफ होती है या कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई आपका कोई सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा था, आप किसके पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे। स्टिल अगर मैटर वहाँ पे सॉल्व नहीं होता तो कहाँ पे जाओगे, कोर्ट में जाओगे। तो आपके सेफ्टी के लिए देयर इज ए लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे पुलिस है, जहाँ पे क्या है, पुलिस है, कोर्ट सिस्टम है। तो इन सब में खर्चा है कि नहीं खर्चा, जितने पुलिस वाले हैं, जितने स्टेशन है, सब में खर्चा है। अरे पुलिस वालों को सैलरी देना है, जो पुलिस वाले लोग डेली ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ पे उनका जो कार यूज कर रहे हैं या बाइक यूज कर रहे हैं, वहाँ पेट्रोल खर्चा। जो कोर्ट सिस्टम है, जो गवर्नमेंट, जो लॉयर हैं, जो जज है, उनका भी तो सैलरी है, उनको पर भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक जज को घर दिया जाता है, होता ना, घर गाड़ी बंगला बोलते हैं ना, एक जज को सब दिया जाता है, तो वो सब कहाँ से पैसा आएगा, ये तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। तो आपके सेफ्टी के लिए लॉ एंड ऑर्डर है, आपके लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बहुत सारे। आज BSNL
तो गवर्नमेंट का है ना, कल को जियो और एयरटेल चला जाएगा तो स्टिल बीएसएनएल है कि नहीं है? तो फोन से बात करने के लिए आपको बीएसएनएल है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, कम्युनिकेशन का सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, आपके सेफ्टी के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारे जवान हैं, हमारी इंडियन आर्मी है, बीएसएफ की फोर्स है, एयर फोर्स के लोग हैं, नेवी है, देश की सुरक्षा के लिए। अब आप बताओ ये सारा खर्चा गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? उसके पास पैसा भी तो होना चाहिए, फंड भी तो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से, पब्लिक को बोलती है भैया अगर आप एलिजिबल है, मेरे बात को बहुत फोकस सुनना, बहुत ध्यान सुनना, अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल का मतलब अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है, एक लिमिट आता है, जैसे तुम लोग सुना होगा 2,50,000 का लिमिट, अगर थोड़ा बहुत अगर टैक्स पड़ा होगा तो सुना होगा कि नॉर्मली अगर कोई इंसान 2,50,000 से ज़्यादा कमाता पूरे साल भर में, पूरे एक साल में 2,50,000 से ज़्यादा कमाता है, उसको एलिजिबल पर्सन माना जाता है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप एक एलिजिबल पर्सन है तो प्लीज़ आप टैक्स दीजिए। तो टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी किसके लिए? कंपल्सरी किसके लिए? जो एलिजिबल है, जो पैसा कमा रहा है, जो एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमा रहा है, उनको टैक्स देना पड़ेगा। क्या टैक्स सबको देना? नहीं। एक बच्चा पैदा हो रहा, टैक्स लगेगा उसे, चल चुप, पैदा कर गलती कर दिया तू, ऐसा बोलेगा तुम लोग? चलो तो टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, एक बच्चा पैदा हो तो आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। बट हाँ, वही बच्चा अगर कल को पैसा कमा रहा है तो एक लिमिट से ज्यादा कमा रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा। धीरे धीरे आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़े। आज पहला क्लास है इसलिए मैं ज़्यादा डीप पे तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूंगा। हाँ, जिस दिन लास्ट क्लास रहेगा टैक्स के बारे में बहुत कुछ आप जान जाएंगे। तो डोंट बी एक्सपेक्ट कि पहला क्लास में मैं सब कुछ घोल के पिला दूँ, डोंट बी एक्सपेक्ट। हाँ, इतना जरूर रहेगा कि मैं थोड़ा बहुत टैक्स का नॉलेज आपका गेन करवा दूंगा। तो चीज़ों को समझना ध्यान से, ठीक है ना? तो टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? ध्यान सुना, टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हो, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सर्विसेज हो, चाहे देश के प्रोडक्शन की बात हो रही है या रिसर्च की बात हो रही है। आज अपने देश में मैक्सिमम जितनी भी मशीनरी आ रही है कहाँ हो रही है? इंपोर्ट की जा रही है। तो देश के अंदर भी तो बनना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट का रोल है कि नहीं? आपने नाम सुना है? आपने नाम सुना है? इसरो का नाम सुना है? भाई चंद्रयान 3 देखो ना, तीसरी बार में वो सफल हुआ, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 तो हमारा विफल रहा। तो चंद्रयान 1 और 2 और 3 में क्या पैसा नहीं लगा? तो जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, चाहे वो छोटा रिसर्च हो चाहे वो बड़े लेवल पे रिसर्च हो रहा है, हर एक जगह पे किसका नीड है? हर एक जगह किसका नीड है? पैसे का नीड है। तो गवर्नमेंट को चाहिए बहुत सारा फंड, जिससे गवर्नमेंट अपने देश के वासियों को, अपने देश के लोगों को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, जिससे हमारा जीवन काफी आसान हो, इजी हो, प्रोटेक्टेड हो, हम सिक्योर फील करें। अगर हमारा लाइफ सिक्योर फील हो, हम चाहते हैं कि इस देश में सुरक्षित फील करें और हमारा लाइफ काफ़ी आसान हो, घर से निकले तो मेट्रो मिल जाए, रोड अच्छा रहे, इन्वायरमेंट अच्छा रहे, हम प्रोटेक्टेड फील करें, और जिस भी चीज़ का नीड है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर दे। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और वो पैसा आएगा कहाँ से? विद द हेल्प ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स का एक रेवेन्यू का सोर्स है, गवर्नमेंट क्या करती है? हम और आपसे टैक्स लेती है और इसी पैसे से हमें रोड का सुविधा देती है, हमें सिक्योर फील कराती है। देश को आगे बढ़ने में, देश का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इसके लिए गवर्नमेंट जो जो कर सकती है इसी टैक्स के पैसे से कर रही है। समझ गए ना? आज मोदी जी है, कभी इंडिया में है, कभी इंडिया के बाहर है, तो ऐसे पैदल चल जाएंगे, उसके भी तो पैसा चाहिए। उनका पता है, इंडिया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनका पर्सनल एक प्लेन है, बोइंग 777 बोल, उनका पर्सनल प्लेन है। आप सोचो अगर मोदी जी इंडिया से यूएसए जा रहे हैं तो कितना खर्चा है? पर्सनल प्लेन में जा रहे हैं, फ्यूल का खर्चा, जो प्लेन चला रहा है, प्लस वो अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके साथ कितने सारे लोग जा रहे हैं, तो बहुत भयंकर खर्चा है देश में। तो देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारे देशवासी सिक्योर फील करे, इजी फील करे, देश प्रोटेक्टेड रहे, और साथ ही साथ देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा फंड का रिक्वायरमेंट है। वो फंड हमें कहाँ से मिलेगा? टैक्स से मिलेगा। दैट इज वाई देयर इज ए टैक्स सिस्टम। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, पर देना ही क्यों है? ये तो समझ में आ गया, पर देना ही क्यों है? जैसे सुनो, अब तुम लोग कहीं पे लेट से कुछ काम कर रहे हो, कोई आपको बोल रहा है ये काम नहीं करना चाहिए, आप क्या बोलो? कहाँ लिखा है? आप बोलोगे ना। लेट से आपको मैं कोई काम कर रहा हूँ, लेट से आप कोई काम कर रहे हो, मैंने आपको बोला ये काम मत करो, तो आप बोलोगे ठीक है नहीं करेंगे, पर कहाँ लिखा गया है?
लोग एक आर्गुमेंट करते हैं ना, कहाँ लिखा गया? लिखा गया है आपको टैक्स देना है, ये बात लिखा गया है। कहाँ लिखा गया? दो जगह लिखा गया। हमारे देश के लोगों को टैक्स देना ही पड़ेगा। ध्यान सुनना, हमारे देश के लोगों को टैक्स देना पड़े। क्या सबको टैक्स देना है? नहीं, ओनली द एलिजिबल पर्सन। जो एलिजिबल पर्सन है उनको ही टैक्स देना पड़ेगा। अब पर्सन में बहुत लोग आएंगे, हम और आप आएंगे, कंपनी भी आएगी, अपना जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है ये भी आएगा। तुम लोगों को सुनाई पड़ा था कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने टैक्स नहीं दिया है? नहीं सुना? भयंकर करोड़ों का टैक्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है। अभी धीरे धीरे बताऊंगा तुम लोग को। तो ये भी पर्सन के अंदर में आता है। देखो चोर बोल रही पलक उसका। सब सुनाई पड़ता है। सुनो ध्यान से। तो अब कहने मतलब क्या है कि हम टैक्स सबको नहीं देना, बट हाँ अगर कोई एलिजिबल है तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो फॉर द एलिजिबल पर्सन टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। ये लाइन याद रखना, फॉर द एलिजिबल पर्सन टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। याद हो गया चीज? ठीक है। अब आप बोलोगे सर टैक्स देना समझ में आ गया, हमारे भला के लिए टैक्स है। अब बिल्कुल मत सोचना कि चुनाव के लिए टैक्स है, करप्शन के लिए टैक्स है, वो सब अलग बात है। हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे वरना क्लास बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, पर जो सही बात है मैं जस्ट वही बता रहा हूँ। ठीक है, वो सब क्या हो रहा है मेरे से मत पूछना कि सर करप्शन के लिए टैक्स चाहिए, वो सब ठीक है, वो सब बात तुम्हारा ठीक है, वो इमोशन है, ठीक है। अब आप लोग सर टैक्स लिखा कहाँ गया? टैक्स देना कंपलसरी, ये बात दो जगह लिखा। पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, कहाँ लिखा गया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसे दो टाइप का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैं उस पर आऊंगा, फिलहाल टैक्स देना है ये कहाँ लिखा गया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसमें लिखा गया कि आपको डायरेक्ट टैक्स देना है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स देना ये कहाँ लिखा गया है? जीएसटी एक्ट 2017। डायरेक्ट टैक्स देना है ये बात कहाँ लिखा गया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ देना है ये बात कहाँ लिखा गया है? जीएसटी एक्ट 2017। अब बोलेगा अभी ताज़ा ताज़ा 2017, इसके पहले भी था, इसके पहले भी था, बट तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर 1961 2017, पर हमें बताया गया देश तो बहुत पहले आज़ाद हो गया था। हमें तो ये बताया गया देश बहुत पहले आज़ाद हो गया था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947, 15 अगस्त 1947। तो भाई आपको पता है एक रिपब्लिक डे बोल के भी चीज़ आती है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया गया होगा, इसलिए पढ़ाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए पढ़ाया गया था, आपको पता होना चाहिए रिपब्लिक डे कब है? 26 जनवरी 1950। आपने कॉन्स्टिट्यूशन नाम सुना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को ना हर एक लॉ का सोर्स माना जाता है। ये देश में जितने भी कानून है उनका जो मदर है, उनका जो सोर्स है वो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जितने भी कानून है वो कहाँ से निकले हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकले। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आर्टिकल में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? आर्टिकल। तो आर्टिकल 265 में लिखा गया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि टैक्स देना कहाँ लिखा है, बोलना दो जगह लिखा है। सबसे पहले लिखा है हमारे देश के संविधान में। कहाँ लिखा गया? हमारे देश के संविधान में लिखा गया। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा बात कहाँ लिखा गया? अलग अलग टैक्स है और हर एक टैक्स का खुद का एक्ट है। जैसे डायरेक्ट टैक्स का खुद का एक्ट है जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनडायरेक्ट टैक्स का खुद का एक्ट है जिसको अपने बोलते हैं जीएसटी एक्ट 2017। तो हर एक एक्ट में भी लिखा हुआ, और साथ ही साथ ये देश जो चल रहा है, देश चलता संविधान से। पता ना, संविधान मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो देश जिस डॉक्यूमेंट से चल रहा है उस डॉक्यूमेंट में भी लिखा गया है, और हर एक स्पेसिफिक एक्ट में भी लिखा गया है कि अगर आप एक एलिजिबल पर्सन है, अगर आप एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है। अगर आप एलिजिबल है तो आपको देना ही पड़ेगा। क्यों देना है? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करनी? बहुत सारी सर्विसेज। अच्छा अभी ना कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, कल से नहीं होगा, आज ऊपर में कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ठीक है, क्यों देना समझ में आया? क्यों देना? क्या क्यों देना बताओ? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, डायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है, इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जिससे हम क्या रहे? सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड फील करें, हमारी जो लाइफ है काफ़ी आसान हो जाए, है ना। अभी आप सोचो ना, दिल्ली में एयर क्वालिटी कितना खराब है, गाली किसको पड़ रही है? गाली कौन सुन रहा है? गवर्नमेंट। क्योंकि जो लोग टैक्स भर रहा है
वो तो ये डिमांड करे ना भाई, हम तो टैक्स दे रहे हैं, आप हमसे पोल्यूशन टैक्स ले रहे हो, हम अगर रोड पे निकलते तो रोड टैक्स ले रहे हो, अगर कोई बढ़िया हाईवे पकड़ते हो टोल टैक्स ले रहे हो, मूवी देखने गए तो जीएसटी ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो तो डायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, कार ले लिए तो कंज्यूमर टैक्स ले रहे हो, हर टाइप का टैक्स तुम ले ही जा रहे हो। तो एटलीस्ट इन्वायरमेंट तो अच्छा दो, एटलीस्ट सांस तो ले पाए, जिंदा तो रहेंगे तभी तो टैक्स भरेंगे। तो लोग गाली भी दे रहे गवर्नमेंट को, इसीलिए दे रहे हैं कि भाई हम जब टैक्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट ये हमारा अधिकार है कि हमें क्लीन इन्वायरमेंट, हमें प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर यही पब्लिक क्या करती, गवर्नमेंट को गाली भी देना स्टार्ट करती। तो व्हाट इज टैक्स एंड व्हाई देयर इज ए टैक्स, क्लियर हुआ? अरे आज पहला क्लास है, बोलो ना टैक्स क्या है और टैक्स क्यों देना, ये क्लियर हुआ? ओके क्या यही है कि और भी है, और भी रीजन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टैक्स एक दिन में खत्म होने वाला चीज है, बट अभी आपका बेस है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो और भी बेसिक आपका कंप्लीट होते चला जाएगा। ठीक है, ओके। टैक्स में ना दो टाइप का टैक्स आपको पढ़ने को मिलता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहली बार मैं आपको ओवरऑल रिव्यू पढ़ा देता हूँ, फिर इसमें लिखा गया मैं मार्क करा देता हूँ, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में और ग्रुप में डाल दूंगा। जो मैट मिलेगा तो आपको जो बुक मिलेगा उस बुक में भी ये पीडीएफ रहेगा, तो आप आराम से वहां से भी पढ़ लेना, ठीक है ना? अच्छा, सबसे पहले बात करें टाइप्स ऑफ टैक्स। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ टैक्स। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूंगा। पेन को कोई यहाँ पे सीए भी कर रहा है क्या? कोई सीए पढ़ाई कर रहा है इन फ्यूचर? सम्मित, ये पेन को क्या हुआ भाई, चल नहीं रहा? अभी मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ तो चल रहा था चार्ज में। टाइप्स ऑफ टैक्स आप लोग अच्छे से पढ़ना, आप लोगों को तो बहुत काम आने वाला है। इतना तो है कि अगर अभी पढ़ लोगे ना सेमेस्टर 3 और 4 बहुत बहुत हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि मैं जितना तुम्हारा सिलेबस है ना उसका 70% पढ़ा दूंगा दोनों मिला करके। इंटर बहुत अच्छे से हो जाएगा, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने स्टूडेंट पढ़ के गए उनका रिव्यू है। अच्छे से पढ़ना, एटलीस्ट टैक्स वाला क्लास तुम लोग कर लेना, ठीक है ना? पहला टैक्स का नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरे को क्या बोलते हैं? अब बाद में मैं आपको बताऊंगा मैं क्या चाहता हूँ कि देश के अंदर कौन सा टैक्स होना चाहिए, बाद में अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि ये वाला होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए। तो तुम लोग से पूछ लूंगा क्या होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूं, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में पहला पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स का पहला पॉइंट ध्यान सुनना। आज मैं आपसे फीस ले रहा हूं, मैं आपसे क्या ले रहा हूं? फीस ले रहा हूं। तो मेरी इनकम हो रही है, मैं आपसे फीस ले रहा हूँ, जितने भी सेमेस्टर है मैं उनसे फीस ले रहा हूँ, 11 12 हमारा जो बैच चलता है उनसे फीस ले रहा हूँ, फाउंडेशन और जो प्रोफेशनल कोर्स चलते हैं उनसे फीस ले रहा हूँ। इतने सारे स्टूडेंट से मैं फीस ले रहा हूँ, इतने सारे स्टूडेंट से मैं फीस ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी जो इनकम है वो एक लिमिट से ज़्यादा है। अच्छा, ये लिमिट वर्ड मैं बताऊंगा कितना लिमिट है, क्योंकि ओल्ड टैक्स सिस्टम में अलग लिमिट था, जो अलग जो भी नया आया है, जो स्लैब बता ना, स्लैब हर साल चेंज होता है, हर साल या 2 साल में चेंज होता है। तो अभी एक लिमिट वाला जो वर्ड है ना मैं बाद में बताऊंगा, बट तुम समझो एक लिमिट है, एक एन एवरेज लिमिट मान के चलो 2,50,000। या अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है पूरे साल भर की, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट टैक्स लेगी या नहीं लेगी वो तो अलग बात है, क्योंकि एक वर्ड आता है रिबेट, 87A का रिबेट। 87A का रिबेट क्या बोलता है कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो नो टैक्स, बट आप एलिजिबल हैं। देखो वर्ड वर्ड पर फोकस करना, मैं टैक्स देने के लिए एलिजिबल हूं, पर गवर्नमेंट ले नहीं रही है, गवर्नमेंट छूट दे रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि जैसे ही आपकी इनकम 2,50,000 के ऊपर जा रही है तो आप एलिजिबल हैं टैक्स देने के लिए।
बट अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, मतलब 4,90,000 है, 4,98,000 है, तो लेस देन 5 लाख है ना, आप टैक्स मत दीजिए, आप अपना घर चलाइए अच्छे से। तो अब आपको सुनो, मैं 2,50,000 से ज्यादा कमाया तो मैं एलिजिबल हो गया, और गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है आप एलिजिबल हैं पर आपसे टैक्स नहीं लेंगे जब तक आपकी इनकम कितना रहेगी, अप टू 5 लाख। लेकिन जैसे ही मेरी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो गई तो गवर्नमेंट बोल रहा है अब आप एलिजिबल भी है और आपसे टैक्स लेंगे भी। समझ गए ना? तो जो गवर्नमेंट छूट देती है ना उसको रिबेट बोलते हैं, और ये रिबेट होता है 87A के हिसाब से। तो वो मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ पढ़ना है। टैक्स मतलब एक समुद्र की तरह है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो तुम्हारे सिलेबस में यही टैक्स है, जस्ट एन पार्ट, जस्ट एन लिटिल पार्ट। क्योंकि जो एक्ट है बहुत मोटा एक्ट है, बहुत ऐसे इतना मोटा एक्ट है, उसका प्रोविजन है, प्रोविजन का बहुत सारे रूल्स होते हैं, फिर उसके बहुत सारे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होते हैं, शेड्यूल्स बोलते हैं, और मोदी जी जब इच्छा तब टैक्स चेंज कर देते हैं। तो टैक्स बहुत बड़ा चीज़ है, बट तुमको जितना चाहिए वो तुम्हारे सिलेबस में है। तो अब मैं तुमको चीज़ बता रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैं इतना सारा पैसा कमा रहा हूँ स्टूडेंट के फीस से, इस देश में मैं हर एक सेमेस्टर से फीस ले रहा हूँ, है ना, और उससे अच्छा खासा मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ। और ये फैक्ट है, मेरी जो इनकम है वो 2,50,000 से ज़्यादा है, तो मैं क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। तो गवर्नमेंट बोल रही है अभिषेक पांडे आप पूरे साल भर में इतने सारे स्टूडेंट को सर्विस दे रहे हो, और ये सर्विस के बदले आपको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, और आपकी जो इनकम है वो लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको अब क्या देना पड़ेगा, टैक्स। ये बात किसको बोल रही है, मुझे बोल रही है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक वर्ड है इम्पैक्ट और एक वर्ड है इंसिडेंस। एक वर्ड है इम्पैक्ट और एक वर्ड है इंसिडेंस। इम्पैक्ट का मतलब होता है फर्स्ट किसके ऊपर अप्लाई हुआ, तो ये पैसा कौन कमा रहा है, मैं, तो टैक्स भी किसके ऊपर अप्लाई होगा, मेरे ऊपर, तो इम्पैक्ट भी मेरे ऊपर आ गया, और टैक्स देना भी किसको है, अरे बोलो ना, टैक्स देना भी किसको है, मेरे ऊपर देना। तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट भी आ रहा है और मेरे ऊपर इंसिडेंस भी आ रहा है। अब आप बताओ, मैंने इनकम कमाया, ध्यान सुनना, मैंने इनकम कमाया तो टैक्स किसके ऊपर अप्लाई होगा, मेरे ऊपर आया है। टैक्स किसके ऊपर अप्लाई होगा, मेरे ऊपर अप्लाई हो गया। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, जो फर्स्ट एलिजिबल पर्सन होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट, और जो टैक्स भरता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस। तो मेरे ऊपर टैक्स अप्लाई भी हो रहा है और मुझे टैक्स देना भी पड़ रहा है। मान लो मैं साल भर में 10 लाख रुपया कमाया, उस 10 लाख में से मैंने 2 लाख का टैक्स भरा, तो इम्पैक्ट भी मेरे ऊपर आया और इंसिडेंस भी मेरे ऊपर है। दो वर्ड है, इम्पैक्ट का मतलब किसके ऊपर टैक्स फर्स्ट अप्लाई हो रहा, फर्स्ट। तो पैसा मैं कमा रहा हूं तो मेरे ऊपर, मेरे पड़ोसी के ऊपर थोड़ी अप्लाई होगा, काश ऐसा होता तो सारे पड़ोसी परेशान रहते है बात समझे। तो मैं पैसा कमा रहा हूं तो मेरे ऊपर अप्लाई भी हो रहा है और मुझे टैक्स देना ही पड़ रहा है। तो जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है, बोलो ना, जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है, कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स। आपके पापा का सैलरी होगा या बिजनेस होगा, तो सैलरी वो कमा रहे हैं, बिजनेस से प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, तो टैक्स भी कौन भरेगा, वही भरेंगे, है ना। आपके पापा का अगर खुद का बिजनेस होगा तो प्रॉफिट कौन कमा रहे हैं, आपके पापा, तो टैक्स भी कौन भरेंगे, आपके पापा। तो इंसिडेंस भी पापा के ऊपर है, इंसिडेंस भी पापा के ऊपर है और इंपैक्ट भी पापा के ऊपर है। तो जब सेम पर्सन पर इंसिडेंस भी है और सेम पर्सन पर इंपैक्ट भी है, तो इसको अपने कौन सा टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। कल को आपका जॉब होगा, सैलरी कौन कमाएगा, आप, तो टैक्स भी कौन भरेंगे, आप। तो इंसिडेंस भी सेम और इंपैक्ट भी सेम। क्लियर हुआ चीज। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये चीज समझना, थोड़ा समझ में डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। कुछ बोलना है, बोलना, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये मान लो ये अपना सेंटर है एपीसी, आप इनरोलमेंट कहाँ लेते हो, मेरे घर में लेते हैं या सेंटर में लेते हैं, सेंटर में लेते हैं। तो आपने इनरोलमेंट कहाँ लिया, एपीसी में, ठीक है। अब यहाँ पे ना जीएसटी एक्ट है, हमारे यहाँ पे क्या है, जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट बोलता है अगर आप इस देश में गुड्स प्रोवाइड करते हैं या इस देश में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, जैसे एक सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017, उसमें सप्लाई का डेफिनेशन है। तो जहां सप्लाई है वहां जीएसटी है। आज मैं अपना सर्विसेज आपको दे रहा हूं तो आई एम सप्लाइंग माई सर्विसेज टू यू,
मैं बुक्स बनाऊंगा और आपको दूंगा, तो मैंने गुड्स की क्या की, सप्लाई की। तो जहां पे सप्लाई है वहीं पे क्या है, जीएसटी है। आज आप बताओ ना, आप अगर बस से आए होंगे या मेट्रो से आए होंगे या आप कैब से आए होंगे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज आपको सप्लाई कर रहे हैं। कुछ भी खाना पीना अगर आप खाए होंगे तो जो भी गुड्स आपको मिला होगा, सामने वाला क्या कर रहा है, गुड्स आपको सप्लाई कर रहा है। तो जहां पर भी सप्लाई है वहां पे क्या है, जीएसटी है। तो हमारा एक्ट क्या बोलते हैं, देश चलता है कानून से। याद रखिए, देश किसे चलता है, कानून से। तो कानून में लिखा गया है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी अगर गुड सप्लाई कर रहा है या सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई है। अब सोचो, मैं आपको सर्विस, मैं क्या दे रहा हूं, मैं आपको गुड्स भी दूंगा। अरे बुक्स के फॉर्म में मेरा क्या रहेगा, गुड्स। तो मैं आपको गुड्स भी दूंगा और मैं आपको सर्विस भी दूंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सर्विस है, और जो मेरा कंटेंट है वो क्या है, गुड्स है। तो एपीसी क्या कर रहा है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट है, इनको क्या मिल रहा है भाई, इनको क्या मिल रहा है, गुड्स भी मिल रहा है और साथ ही साथ इनको क्या मिल रहा है। और गवर्नमेंट बोलता है भैया अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, या आप दोनों सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी। ऐसा रूल होता है। अब यहाँ पे समझने वाला लॉजिक क्या ध्यान। तो मेरा फीस कितना है, मैं स्टूडेंट से मान लो फीस लेता हूँ 1000 रुपीज़। मैं स्टूडेंट से कितना फीस ले रहा हूँ, 1000 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि अब यहाँ पे एक लॉजिक है। जैसे याद है डायरेक्ट टैक्स में एक लिमिट था ना, एक लिमिट कि नॉर्मली मैंने लिमिट क्या बताया, 2,50,000। वैसे यहाँ भी लिमिट है कि गुड्स के केस में 40 लाख और सर्विस के केस में 20 लाख रुपया। तो जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो अगर मेरा टर्नओवर, मेरा साल भर का टर्नओवर, इनकम नहीं, इनकम मतलब खर्चा माइनस करने के बाद होता है ना, टर्नओवर मतलब जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, ओनली रिसीविंग वाला पोर्सन, रेवेन्यू बोलते हैं ना उसको। तो अगर मेरा साल भर का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा। अब मैंने जीएसटी लिया है, ऐसे मत देखो तुम लोग, मैंने जीएसटी लिया है, मैं जीएसटी देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान सुनना। तो अब यहाँ पे भी लिमिट है, अभी लिमिट के चक्कर छोड़ो, मैं तुमको समझा रहा हूँ जस्ट कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब सुना ध्यान से, मेरी फीस कितनी है, 1000 रुपया, हाइपोथेटिकल, मेरी फीस कितनी है, 1000 रुपया, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट बोलता है कि आप इस पर लगाइए 18% का जीएसटी, आप इस पर लगाइए 18% का जीएसटी। तो कितना हो गया भाई, 1180। कितना हो, अब मेरी फीस बढ़ के कितनी हो गई, 1180। तो आप बोलोगे सर ये जो 999 आप दिखाते हो ये बिफोर जीएसटी है, जब आप एडमिशन लेने आओगे तो इसमें 18% ऐड करके आपको फाइनल प्राइस बताया जाएगा। तो मैं अब आपसे कितना लूंगा, ये आप है, आपने एपीसी को कितना पे किया, स्टूडेंट ने एपीसी कितना पे किया, 1180। अब एपीसी क्या करेगा, इसमें 1000 रुपया खुद रखेगा, 1000 रुपया खुद रखेगा, और जो 18% टैक्स चार्ज किया है, जो 18% जीएसटी चार्ज किया, ये खुद अपने पास रखेगा या गवर्नमेंट को देगा, ये तो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें जीएसटी ऐड करके आपसे पैसा ले रहा हूं। मेरा बात यहां तक समझ में आ रहा तुम लोग को, अरे बोलो ना, यहां समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब देखो हुआ क्या यहां पे, अब यहां पे 2 वर्ड आया, यहां पर भी 2 वर्ड आया, कौन सा वर्ड, एक है इम्पैक्ट और एक है तुम्हारा इंसिडेंस। अब बताओ फर्स्ट जीएसटी किसके ऊपर अप्लाई हुआ, मेरे ऊपर या आपके ऊपर, जीएसटी अप्लाई किसके ऊपर हुआ, मेरे ऊपर अप्लाई हुआ। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप लेंगे या मैं लूंगा, मैं लूंगा रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट पर्सन मैं हूं, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट, जो फर्स्ट पर्सन उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट। तो गवर्नमेंट मुझे बोल रही है अभिषेक पांडे आपकी टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो गई, अब आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, और जब भी आप अपना गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो जीएसटी ऐड करके सप्लाई करेंगे। तो मेरा गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट कितना, 1000 रुपया। तो जैसे ही मैंने 1000 रुपया का एडमिशन लिया तो गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी ऐड कर, और जैसे ही मैंने 1000 रुपया में जीएसटी ऐड किया तो मेरा प्राइस कितना हो गया, 1180। तो मैंने आपसे कितना लिया, 1180, अपने पास कितना रखूंगा, 1000 रुपया, और गवर्नमेंट को कितना दूंगा, 180। इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट मेरे ऊपर आया।
लेकिन बर्डन किसके ऊपर आया? बर्डन तो आपके ऊपर आया, क्योंकि एट द एंड ये 1180 1180 रुपीज, ये जो 1180 रुपया ये कौन पे कर रहा है? आप पे कर रहे हो। तो मैंने आपसे लिया, मैंने 180 रुपया का टैक्स लिया और दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को दे दिया। तो इस केस में जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है एपीसी के ऊपर। इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? एपीसी के ऊपर। या पेन को क्या हो गया? और इंसिडेंस किसके ऊपर पड़ रहा है? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है तो उसको बोलेंगे कंज्यूमर या कस्टमर। आपको गुड्स और सर्विसेज मिल रही है ना, तो जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। तो आप क्या हो गए? आप मेरे निगाह में स्टूडेंट है, गवर्नमेंट बोलती है आप क्या है? कंज्यूमर है। आया समझ? तो आपको मैंने गुड्स और सर्विसेज क्या किया? सप्लाई किया। बदले में क्या लिया? 1180 रुपया। 1000 रुपया खुद रखा और गवर्नमेंट को दे दिया। तो अब सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट को कितना मिला? गवर्नमेंट को कितना मिला? 180। अब मेरे पास कितना है? 1000 रुपया। तो ये एपीसी का हो गया और ये गवर्नमेंट हो गया। अब यहां पे दो चीज हुआ, इंसिडेंस किसके ऊपर आया? स्टूडेंट के ऊपर। और इंपैक्ट किसके ऊपर आया? हम दोनों एक है क्या? चलो, हम दोनों एक है क्या? नहीं, डिफरेंट पर्सन है। हम दोनों क्या है? डिफरेंट। तो जब इंपैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे होता है, इंपैक्ट किसी और पर, इंसिडेंस किसी और पर। इंसिडेंस था आपके ऊपर, इंपैक्ट था मेरे ऊपर। तो जब इंपैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे होता है, ये कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम पर्सन पे होता है तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल याद है? मैं जो फीस कमा रहा हूं, अरे जो 1000 रुपया कमा रहा हूं, इसमें से बाद में मुझे टैक्स देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैंने इतना सारा फीस कमाया, उस फीस से मेरी क्या हो रही है? इनकम। तो गवर्नमेंट बोल रही है भैया ये पूरे साल भर में इतने पैसे कमा रहे हो, कुछ तो हमें भी चढ़ावा चढ़ाओ, कुछ तो हमें भी टैक्स दो। तो जो मैं इनकम कमाया, उस इनकम से जो मैंने टैक्स दिया उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। आपके पापा का जॉब है या बिजनेस है, वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं या जो सैलरी कमा रहे हैं, उससे वो जो टैक्स भर रहे हैं उसको कौन सा टैक्स बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन आज आप डोमिनोज गए हो ना? ऐसा हो नहीं कोई डोमिनोज गया नहीं गया। लड़की लोग आप लोग गए हो ना डोमिनोज? पिज्ज़ा खाते हैं आप लोग? वाव मोमो वहाँ तो गए होंगे। फुचका कभी? वाव फुचका अच्छा, यहाँ गए होंगे ना। अब सुनो, यहाँ पे आप जब भी स्लिप कटाओगे तो वहाँ पे जीएसटी ऐड रहता है। वहाँ पे देखना जीएसटी क्या होता है? ऐड कर देता है लोग। तो आपका प्राइस मान लो 100 रुपया है, उसमें जीएसटी ऐड करके प्राइस बढ़ा देगा वो लोग। होता है कि नहीं होता? तो कहने का मतलब वो लोग जीएसटी आपसे लिया। मान लो डोमिनोज वाले ने, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो उसमें जीएसटी ऐड करके पे किया, तो डोमिनोज वाले को क्या मिला? जीएसटी। तो क्या वो खुद अपने पास रख लेगा? नहीं, उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आया समझ? तो क्या हो रहा? बर्डन मेरे ऊपर आया और इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? डोमिनोज के ऊपर में। और बर्डन किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर। तो इंसिडेंस था मेरे ऊपर और इम्पैक्ट था डोमिनोज के ऊपर। क्लियर हुआ? अब इसको कंक्लूड करते हैं। जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होगा, कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन पे होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ चीज? ओके। अब अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, इनकी जो अथॉरिटी है वो अलग अलग है। डायरेक्ट टैक्स की जो अथॉरिटी है वो अलग है ना? उसको सीबीडीटी बोलते हैं, सीबीडीटी। और जो इनडायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटी होती है उसको सीबीआईडीटी बोलते हैं। तो दोनों जो अथॉरिटी वो अलग अलग है। अगर आपके यहाँ पे इसका रेट पड़ता है तो जरूरी नहीं इसका भी रेट पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो अथॉरिटी हो क्या है? अलग अलग है। आया बात सबने? तो अगर आपके यहाँ पे इसका रेट पड़ता है, जरूरी नहीं इसका भी रेट पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे इसका रेट पड़ता है, जरूरी नहीं इसका रेट पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। है सब गवर्नमेंट का पार्ट, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो दोनों क्या है? अलग अलग। तो अगर आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करते हैं तो जरूरी नहीं यहाँ भी गड़बड़ी होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो याद रखिएगा, इनिशियली दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ चीज? ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज और बताने वाला हूं, फिर मैं चीजों को और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है ना? दो वर्ड और है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। एक वर्ड क्या है? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। उसके बाद मैं पीडीएफ ओपन करूंगा, पीडीएफ में बहुत कुछ है तो वहां पे मैं समझा दूंगा। ठीक है ना?
अब भाई बिलीव करो, प्रीवियस ईयर और एक हो गया असेसमेंट ईयर, ए वाई बोलते शॉर्ट में, एक बोलते पी वाई और एक हो है ए वाई। अब बहुत जल्दी ये पी वाई ए वाई खत्म होने वाला है, मोदी जी का नया टैक्स आने वाला है, हाँ न्यू टैक्स कोड आने वाला है, कोड मतलब कॉम्बिनेशन, तो अलग ही, तभी बाद में हट भी जाएगा, फिलहाल अभी है तो अभी समझ लो, बाद में चेंज हो जाएगा। अब ए वाई क्या होता है पी वाई के, ए वाई का पहले पी वाई का फुल फॉर्म बताओ, प्रीवियस ईयर, और ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर। बिलीव करो मैं फैक्ट बता रहा हूं, यूट्यूब में, चलो खुल के नहीं बोलूंगा, यूट्यूब में बहुत सारे लोग उसको उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कौन पढ़ा रहा मुझे नहीं पता, अरे सच्ची नहीं पता लेकिन मुझे नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ है, बट आप चीज़ को अच्छे समझ लो, थोड़ा यूट्यूब वाला ज्ञान को छोड़ देना, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी को छोड़ देना, यूट्यूब यूनिवर्सिटी को, इसको ध्यान समझना, बिकॉज वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, पहले बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अच्छे समझ लेना। प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं, खासकर बीकॉम लेवल की बात कर रहा हूँ, इंटर गड़बड़ी नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छे से टीचर है, सीए फाउंडेशन, इंटर, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, ये सब में अच्छे से टीचर है, बीकॉम लेवल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर, क्या बोलो छोड़ो, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना मेरा। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का बात किया, नॉर्मली ये पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को कि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस ईयर आप पैसा कमाते हो, यही पढ़ाया जाता है, जिस ईयर आप क्या कमाते हो, पैसा कमाते हो, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप टैक्स भरते हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, यही पढ़ाया जाता है, नॉर्मली पढ़ाया जाता है, पर गलत पढ़ाया जाता है, ये गलत पढ़ाया जाता है। जो डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है ना कि जिस ईयर आप पैसा अर्न कर, थोड़ा पानी पी ले भाई, सो रहा है, रात में सोया नहीं था, शादी है, प्रोजेक्ट, अच्छा हाँ प्रोजेक्ट वाला कब कब जमा करना है, कल। एक स्टूडेंट बोला सर प्रोजेक्ट बना दो, हम बोले बेटा हम खुद अपना प्रोजेक्ट कभी बनाया है नहीं स्टूडेंट लाइफ में हम भी बनवाते थे दोस्त यार से, तू भी बनवा ले किसी को पकड़ करके सुनो, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का क्या हुआ, ध्यान सुनना, जनरली लोग पढ़ाते हैं कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या, जिस ईयर आप पैसा कमाते हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप टैक्स भरते हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, पर ये गलत है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस, अच्छा तुम बताओ गवर्नमेंट बकलोल है क्या, गवर्नमेंट बोले कि पहले तुम कमा लो और मन में अगर इच्छा आई तो हमको दे देना, तो गवर्नमेंट इतना बकलोल है क्या, गवर्नमेंट इंतजार करेगी, मतलब ये लोग गवर्नमेंट को गधा समझ रखा है, गवर्नमेंट पहले मौका देती है कमा लो फिर नेक्स्ट ईयर भर देना, गवर्नमेंट बोलती नहीं भैया पैसा वो चंचल होता है, आज है कल नहीं रहेगा, आज है तो आज ही टैक्स दे दो आज है तो आज ही टैक्स दे दो। तो प्रीवियस ईयर ऐसा ईयर होता है कि जहां पे आप पैसा भी कमाते हो और उसी साल आप टैक्स भी भर देते हो, इसलिए तो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है। सेमेस्टर 4 में आओगे ना, सेमेस्टर 4 में आओगे तो आपको एडवांस टैक्स पढ़ाया जाएगा, अरे तुम्हारे बीकॉम का बता रहा हूं, अरे भैया अरे सीए का बात कर रहे, नहीं बीकॉम का बात कर रहे हैं, एडवांस टैक्स तुम्हारे बीकॉम में है, तो वहां पे पढ़ाया जाएगा किसी भी इंसान की अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो उसको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं साल भर में 2 लाख रुपए का टैक्स भरता हूं तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो जिस भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब पता है कि ईयर स्टार्ट हुआ तो ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल से, अप्रैल मई जून, 15 जून तक एडवांस टैक्स भर दो, मतलब अभी कितना मंथ हुआ, 2.5 मंथ, ईयर स्टार्ट होने से कितना मंथ हुआ, 2.5 मंथ, 2.5 मंथ में टैक्स भरो, और टैक्स अभी का मत भरो, पूरे साल भर का एस्टिमेट करो कि पूरे साल भर में कितना पैसा कमाओगे, उसका एक क्वार्टर अभी भर दो, तो वो सब चीज पढ़ोगे, सेमेस्टर 4 पढ़ोगे, पर मैं जो पढ़ाना चाहता हूं पहले इस पर फोकस करो। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जहां पर आप पैसा भी कमा रहे हो और एट द सेम टाइम उसी ईयर में आप टैक्स भी भर रहे हो। अब सोचो, अंबानी जी, उनकी कंपनी है रिलायंस, कितना पैसा कमाती है और कितना टैक्स भरना पड़ता होगा, अगर वो एक बार में टैक्स भरेंगे तो उनको भी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है पार्ट पर थोड़ा थोड़ा करके भरो, हाँ थोड़ा थोड़ा करके भरो, 15 जून को पहला टैक्स भर दो, उसके बाद 15 सितंबर को भर दो, उसके बाद 15 दिसंबर को भर दो, और जो बचा खुचा है 15 मार्च को भर दो, और 31 मार्च को ईयर खत्म।
तो मोदी जी ने बोला एक बार में टैक्स नहीं चाहिए, एक बार में टैक्स नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके चाहिए, इसको बोलते हैं क्वार्टरली। तो अब डेफिनेशन क्या हुआ प्रीवियस ईयर का? प्रीवियस ईयर का मतलब ऐसा ईयर जहां पे आप पैसा भी कमा रहे हो, पैसा अर्न भी कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आप टैक्स दे भी रहे हो, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है वो है आपका 24-25। वो क्या है? 24-25। ठीक है, तो अब आप बताओ 24-25 में समझ रहे हो? अगर हमारा करंट प्रीवियस ईयर कितना है 24-25, तो एवाई क्या होगा 25-26, उसका अगला साल होगा ना। अगर प्रीवियस ईयर 24-25 है तो असेसमेंट ईयर उसका नेक्स्ट ईयर होगा। तो अगर प्रीवियस ईयर क्या है 24-25, तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा 25-26, अगला साल। ठीक है, तो हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या 24-25। इसका मतलब मान लो ये पर्सन है, मान लो ये पर्सन है, इसने 1 अप्रैल, मैं डेट लिख देता हूं यहां पे, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जो भी इनकम अर्न किया होगा, जो भी इनकम अर्न किया होगा उसी वक्त उसको क्या देना पड़ा होगा? तो इसी साल में इनकम भी कमाया और इसी साल में क्या पे कर दिया? टैक्स पे कर दिया। अब इसको मैं, अगर तुमको एडवांस टैक्स नहीं पता, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। किसके पापा यहाँ पे जॉब करते हैं? अरे टू बी फ्रेंकली सीरियस क्वेश्चन है, किसके पापा जॉब करते हैं? आपके पास जॉब करते हैं? आप लोग पापा, कोई पापा जॉब करते हैं? अगर उनकी सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है, तो क्या उनके हाथ में 1 लाख रुपया आता है? कुछ कट, इतना तो पता है ना कि कुछ कट के आता है। क्या कट के आता? क्या कट के आता है? टीडीएस। क्या कटता है? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स, है ना, कटता है ना टीडीएस। ओके, अगर मान लो किसी की इनकम 1 लाख रुपया है, मतलब पापा की इनकम मान लो 1 लाख रुपया पर मंथ उनकी सैलरी है, उसमें से मान लो 10% का टीडीएस कटा, एग्जाम्पल है। अगर 10% का टीडीएस कटता है तो 1 लाख पे 10% कितना होता है? 10,000। तो 1 लाख की सैलरी है, 10,000 का टीडीएस कटा, तो पापा को कितना मिलेगा? 90,000। उनके अकाउंट में कितना आएगा? मान के चलता हूं पीएफ नहीं भर रहे हैं, हाँ मान लो भूल जाता हूं पीएफ एसआई नहीं है, तो जस्ट टीडीएस काट के उनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 90,000 आएगा। अब ध्यान सुना, ये जो टीडीएस क्या है, नाम क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स, ये भी तो टैक्स है। तो पापा की सैलरी अगर अप्रैल की आ रही है तो अप्रैल का टीडीएस कट गया, अगर पापा की सैलरी मई की आ रही है तो मई का टीडीएस कट गया, अगर पापा की सैलरी जून की आ रही है तो जून का टैक्स कट गया। तो देखो ना, पापा पैसा कमा रहे, टैक्स दे रहे, अगस्त में कमाए तो अगस्त की सैलरी आई, टैक्स कट करके आई। तो सोचो पैसा कमा रहे हैं और साथ में टैक्स भी कट रहे हैं। ऐसा तो ऐसा है क्या कि पापा पहले कमा लिए और बाद में टैक्स दे रहे हैं? ऐसा है क्या? सैलरी आ रही है, पहले टैक्स कट जा रहा है। तो आप अर्न भी कर रहे हो और साथ ही साथ आप टैक्स भी दे रहे हो। तो प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या होगा? जिस साल आप पैसा कमाते हो उसी साल आप टैक्स भरते हो। बोलो एक बार प्लीज बोलो ना, जिस साल आप पैसा कमाते हो उसी साल आप टैक्स भरते हो। कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर। सर अब इसका मतलब क्या है? असेसमेंट ईयर का। गवर्नमेंट बोलती है ना, नाम क्या है? असेसमेंट। नाम क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन, वैल्यूएशन। तो इस ईयर में ना एक्चुअल में हम एसेस करते हैं। क्या करते हैं? एसेस। एसेस का मतलब हम चेक करते हैं। एसेस का मतलब क्या है? हम चेक करते हैं कि जो भी हमने टैक्स भरा है कहीं ज्यादा तो नहीं भर दिया, जो भी हमने टैक्स भरा है कहीं ज्यादा तो नहीं भर दिया। तो अगर ज्यादा भर गया तो क्या मांगेंगे? अरे बोलो ना, अगर हमने टैक्स ज्यादा भर दिया तो क्या मानेंगे? रिफंड। और अगर टैक्स कम भरा है तो भरना पड़ेगा पेनाल्टी ऐड करके, भरना पड़ेगा पेनाल्टी ऐड करके। तो असेसमेंट ईयर में ना हम जस्ट एसेस करते हैं, मतलब चेक करते, कैलकुलेट करते। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन, इवैल्यूएशन, चेक करना कि जो भी हमने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया है, जो भी हमने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया है और उस इनकम के अकॉर्डिंग जो भी हमने टैक्स पे किया है। अरे जैसा पैसा कमाओगे वैसा टैक्स भरोगे, पैसा कम कमाओगे तो कम टैक्स भरोगे, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा।
तो जो भी हमने इनकम कमाया है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने टैक्स पे किया है, कहीं ज्यादा तो टैक्स नहीं पे कर दिया, कहीं हो सकता है इनकम गलत दिखा दिया, हो सकता है इनकम कमाया 10 लाख और गवर्नमेंट को दिखा दिया 15 लाख, तो 5 लाख पे ज्यादा टैक्स पे कर दिया। इसीलिए तो सीए का रोल है। आप लोग बोलते हैं ना आईटीआर, आईटीआर भरवाते हो ना, तो आईटीआर में क्या होता है, आपकी पूरी इनकम का कैलकुलेशन होता है कि जो भी आपने टैक्स भरा है वो आपने सही भरा है कि नहीं भरा है, या जो भी आपने इनकम दिखाया वो सही दिखाया या नहीं दिखाया। तो असेसमेंट ईयर में ना हम लोग इनकम को कैलकुलेट करते कि जो भी हमने इनकम दिखाया था सही था या गलत था, जो भी हमने टैक्स पे किया सही था या गलत था। अगर इनकम कम दिखाया तो टैक्स भी कम दिया। अब बाद में पता चलता है कि तो गलत था, तो इनकम बढ़ेगी और टैक्स भी बढ़ेगा, और गवर्नमेंट बोलती बेवकूफ बनाया, पेनाल्टी ऐड कर। गवर्नमेंट बोल रही इनकम गलत दिखाया तुम, क्योंकि इनकम कम दिखाने से टैक्स भी कम। अब बाद में पता चलता है कि जो इनकम आपने कम दिखाया एक्चुअल में कम था नहीं, दिखाया कम पर कम नहीं था। तो गवर्नमेंट बोलती भैया इनकम कम दिखाया तो टैक्स भी कम, अब इनकम ज्यादा दिखाओ और टैक्स भी ज्यादा, और जो बेवकूफ बनाया उसके लिए पेनाल्टी अलग से। और ये भी हो सकता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, कमा रहे थे 10 लाख रुपया, गवर्नमेंट को बोले 50 लाख कमाते हैं और टैक्स भर दिया 50 लाख के हिसाब से। बाद में सीए इस ईयर में आया, बोल रहा गधा कमाया 10 लाख और गवर्नमेंट को बताया कितना 50 लाख, तो 40 लाख पे एक्स्ट्रा टैक्स भर दिया। तो गवर्नमेंट बोलती भैया हमको एक्स्ट्रा टैक्स का जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कर देगी, रिफंड कर देगी, ठीक है। और गवर्नमेंट भी जब रिफंड करती है तो कुछ इंटरेस्ट 0.5 पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ऐड करके रिफंड करती है। जैसे पेनाल्टी ऐड करती है ना, वैसे कुछ इंटरेस्ट ऐड करके रिफंड करती है। समझ गए? तो असेसमेंट ईयर में क्या होता है, चलो इसको कंक्लूड करते हैं। असेसमेंट ईयर में क्या होता है, चेकिंग होता है, कैलकुलेशन होता है। एक्चुअली एसेस वर्ड यूज करना, क्या वर्ड करना, एसेस। असेसमेंट ईयर में एसेस करते हैं इनकम का, कि जो भी हमने इनकम का ब्यौरा दिया, जो भी हमने इनकम दिखाया था गवर्नमेंट को प्रीवियस ईयर में, क्या वो सही था, क्या वो गलत था। और साथ ही साथ जो भी हमने टैक्स पे किया था, क्या कम पे किया या ज्यादा पे किया। ज्यादा पे कर दिया तो रिफंड ले लेंगे, कम पे किए तो देना पड़ेगा पेनाल्टी ऐड करके। बोलो समझ में आया? तो एक बार इसको कंक्लूड करते, प्रीवियस ईयर का मतलब, प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल आप पैसा कमाते हो उसी साल आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। वो यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं है कि जिस साल पैसा कमाते हो प्रीवियस ईयर, और जिस साल पैसा भरते हो टैक्स भरते हो वो असेसमेंट ईयर नहीं। जिस साल आप पैसा कमाते हो उसी साल आप टैक्स भी भरते हो, उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है, हमने प्रीवियस ईयर में जो इनकम दिखाया था वो सही था या गलत था, जो भी हमने प्रीवियस ईयर में टैक्स भरा था वो कम भरा था या ज्यादा भरा था, उसका कैलकुलेशन करना, उसका असेसमेंट करना, दैट ईयर नोन एज असेसमेंट ईयर। और जो असेसमेंट ईयर होता है ना वो पूरा 1 साल का होता है। तो गवर्नमेंट पूरा 1 साल का टाइम देती है कि अच्छे से सोच समझ लो, अच्छे से सोच समझ लो कि जो भी तुमने इनकम दिखाया था, जो भी तुमने टैक्स पे किया था सही था या गलत था। गवर्नमेंट आपको पूरा 1 साल का टाइम देती है। क्लियर हुआ चीज? एक वर्ड और है, एसएससी। और हो रहा है, एक वर्ड और है, एसएससी। एसएससी मतलब, एसएससी मतलब जो पर्सन टैक्स देता, सिंपल मतलब जो पर्सन टैक्स देता उसको अपने क्या बोलते हैं, एसएससी। मैं पैसा कमा रहा हूं, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। एसएससी वर्ड यूज करते पता है किसके लिए, जो इनकम टैक्स की बात होती। आप बोलोगे सर हम तो जीएसटी भरते हैं, हम क्या एसएससी है? नहीं। एसएससी वर्ड कहां पे यूज करोगे, डायरेक्ट टैक्स में। और आपका सिलेबस कौन सा सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का जो टैक्स है ना, उसमें कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। आपको जीएसटी थोड़ी दिया अभी पढ़ने के लिए, ये लोग 7 में देगा, 7-8 में जीएसटी देगा। तो अभी तेलो आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा है 1 साल। सेमेस्टर 3 में भी डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएगा और सेमेस्टर 4 में भी क्या पढ़ाएगा, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स भरता है, जैसे मैं इनकम कमा रहा हूं तो मेरे ऊपर इंपैक्ट भी है और मेरे ऊपर इंसिडेंस भी है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स। तो मैं जब टैक्स दे रहा हूं उसको अपने बोलेंगे एसएससी। तो मेरा नाम क्या होगा, ऐसे तो मेरा नाम अभिषेक पांडे है, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे को क्या बोलेंगे, एसएससी। तो जो पर्सन टैक्स भरता है या जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है
उसको अपने क्या बोलते हैं, एसएससी। अगर आपके पापा आईटीआर फाइल करते होंगे तो आपके पापा क्या है, एसएससी है। समझ गया ना। कल को आपकी सैलरी होगी, उसमें से टीडीएस कटेगा तो आप भी क्या होंगे, एसएससी। तो जो लोग भी टैक्स भरता है या जो लोग टैक्स देने के लिए एलिजिबल है, उस पर्सन को अपने क्या बोलेंगे, एसएससी। एक वर्ड और, एक होता है डीम्ड एसएससी। एक क्या होता है, डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी का मतलब क्या होता है, सुनो ना। एक बच्चा है, बहुत अच्छा गाना वाना गाता है, बहुत अच्छा गाना वाना गाता है, ठीक है। अब गाना गा करके प्राइस में नहीं जीतेगा, प्राइस में नहीं जीतेगा, ठीक है। उसमें से टीडीएस कटेगा, याद है ना वाला। अगर कोई केवीसी में 1 करोड़ जीता है तो उसको 1 करोड़ नहीं मिलता है, उसमें से 30% का टीडीएस कटता है, तो कितना मिलता है, 70 लाख ही मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर एक माइनर है, माइनर का अगर कुछ टैक्स बनता है, ध्यान सुनना, अगर एक माइनर है, उस माइनर का अगर कुछ टैक्स बनता है तो माइनर तो पे नहीं करेगा बेचारा। अभी वो खेल कूद के बड़ा हो जाए, वही सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए है। उसको क्या पता टैक्स क्या होता है, लेकिन उसके पापा तो खेल कूद के बड़ा नहीं होता, ऑलरेडी बड़ा हो चुके हैं, उनको पता है टैक्स क्या होता है। समझा मेरा बात। तो अगर एक माइनर, एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसके ऊपर कुछ टैक्स बनता है तो उसको थोड़ी भरना है, उसके पापा को भरना है। उसके पापा क्या कहलाएंगे, डीम्ड एसएससी। क्या कहलाएंगे, डीम्ड एसएससी। समझा मेरा। तो डीम्ड का मतलब मान लेना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब तुमको समझ में आ रहा है या तुमको समझ में नहीं आ रहा है, पर मुंडी तुम लोग हिला रहे हैं, तो हमको देख के यही लग रहा है तुमको समझ में आ रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, डीम्ड। डीम्ड का मतलब मान लेना, अरे मैं समझा रहा हूं और मैं पूछ भी रहा हूं, आया समझ में, हाँ सर आया, आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ गया, तो मैं जब आगे बढ़ गया तो इसको बोलते हैं डीम्ड, कि मैं भी मान लिया कि तुमको समझ में आ गया। ऐसी ही गवर्नमेंट बोलती है, ऐसी ही गवर्नमेंट बोलती है, बच्चे तो टैक्स भरेगा नहीं, पर बच्चे का जो बाप हो तो बड़ा है, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। किसके बिहाफ में, बच्चे के बिहाफ में पापा टैक्स भरेंगे, तो पापा को अपने क्या बोलेंगे, डीम्ड एसएससी। तो याद रखना, एसएससी इज द पर्सन जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है। बोलो ना, एसएससी इज द, बोलो ना, एसएससी इज द पर्सन जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है और उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एसएससी। आज तो पीडीएफ पढ़ाया ही नहीं, इतना काफी, आज काफी है। पहला दिन थक गया तुम लोग अभी तो टैक्स का दुनिया वो भयंकर है। ए सच बोलो, समझ में आया, क्या क्या समझा। व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब सब्सिडी, याद है सब्सिडी मिलता है 20 रुपया ना, 19 रुपया समथिंग, 90 रुपीज समथिंग का सब्सिडी मिलता है, सो डायरेक्ट बेनिफिट। स्कॉलरशिप मिलता है ना, देखना स्वामी विवेकानंद का स्कॉलरशिप है ना, मिलता है ना। तो गवर्नमेंट जो हमें स्कॉलरशिप दे रही है उसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट, जो सब्सिडी दे रही है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट। पर इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है, रोड प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, हमें सुरक्षित रख रही है। हमारे साथ कुछ अगर डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, थाना है ना। हमारा देश सुरक्षित है, उसके लिए बीएसएफ है, मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है। और प्लस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या चाहिए, फंड, और गवर्नमेंट इस फंड का यूज करके पब्लिक को क्या दे रही है, सोशल वेलफेयर, इसको बोलते हैं सोशल वेलबिंग। तो गवर्नमेंट हमें बहुत सारी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। उस बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, फंड, और ये फंड कहां से आएगा, टैक्स आएगा। समझ गया ना। कितने टाइप के टैक्स हैं, 2 टाइप्स, पहला और इनडायरेक्ट। जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन पे होता है, मेरे एग्जांपल में इम्पैक्ट किसके ऊपर था, मेरे ऊपर, कि अभिषेक पांडे आप गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी। तो जब भी आप अपना सर्विसेज चार्ज करोगे तो जीएसटी ऐड करके चार्ज करोगे। तो फर्स्ट जीएसटी मेरे ऊपर अप्लाई हुआ, फिर मैंने अपने फीस में जीएसटी ऐड किया। मैं तो चाहता हूं मेरे ऊपर अप्लाई ना हो, तो मैं तो थोड़ी आपसे चार्ज करूंगा। तो मेरे ऊपर जीएसटी अप्लाई हुआ, मैंने जीएसटी ऐड किया, फिर लिया किससे, आपसे। तो बर्डन तो आपके ऊपर आया, क्योंकि जीएसटी अल्टीमेटली आपको भरना पड़ रहा है, बर्डन आपके ऊपर आया, इंपैक्ट मेरे ऊपर आया। तो इंसिडेंस और इंपैक्ट, इंसिडेंस का दूसरा नाम बर्डन होता है, इंसिडेंस का दूसरा नाम क्या होता है, बर्डन। तो बर्डन आप पे है, इंसिडेंस आप पे है, इंपैक्ट मेरे पर। तो जब डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद क्या पढ़े थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल इनकम कमा रहे हो उसी साल टैक्स भर रहे हो, उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25,
1 अप्रैल 24, 31 मार्च 25। और असेसमेंट ईयर, जिस साल आप कैलकुलेशन करते हो, असेसमेंट करते हो कि जो भी हमने इनकम दिखाया, जो भी हमने टैक्स भरा, कहीं ज़्यादा और कम तो नहीं है। अगर इनकम ज़्यादा दिखा दिया, टैक्स भी ज़्यादा दे दिया, तो क्या लेना पड़ेगा? रिफंड। या कम दिखाया तो टैक्स भरना पड़ेगा पेनाल्टी के साथ। और एसएससी क्या होता है? जो पर्सन टैक्स पे करता है या जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी होती है, उस पर्सन को अपने क्या बोलते हैं? एसएससी। आज के लिए काफ़ी इतना है, लेकिन अभी ये ना टैक्स चलते रहेगा। जैसे अभी अभी आज पढ़े हो ना, कल आओ तो कल मैं पीडीएफ पढ़ा दूंगा। तो कम से कम जो टैक्स का जो बेसिक होगा वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। कम से कम 3-4 क्लास में बेसिक यूट्यूब पे डाल दूंगा टैक्स का। क्योंकि अभी वाला अगर ये वाला बेसिक कर लोगे तो कहाँ कहाँ बेनिफिट पहले सुन लो। एक तो सेम 3 में बेनिफिट है, आने वाला फ्यूचर सेम 4 है उसमें बेनिफिट है, प्लस आप में से ही हो सकता है आज आप सीए नहीं कर रहे हो, बट इन फ्यूचर तो करोगे ही करोगे। अगर कॉमर्स में रहना है तो बड़ा कुछ कोर्स करना है कॉमर्स वाला, तो इन फ्यूचर मूड बदल गया तो वहां भी काम आ जाएगा। प्लस अगर कहीं नहीं काम आया तो पैसा तो कमाओगे, या हमेशा जिंदगी भर ऐसी रहोगे जैसे आज हो तुम लोग? कभी तो पैसा कमाओगे, और जब पैसा कमाओगे तो किसकी बात होगी? टैक्स की। तो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हर एक जगह पे सब्जेक्ट तुम्हारे काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? तभी तो समझ में आएगा चोरी कैसे करना है।